हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नीरज जसवाल। आप देख रहे हैं साइंटिफिक आयुर्वेद। हेलो गाइस, तो अभी हम आज जानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होने के कारण क्या हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ आमा बनता है और वो हमारे शरीर में जाके लॉज हो जाता है, जो टॉक्सिन्स है। जब जॉइंट्स में लॉज होते हैं तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। लेकिन ये आमा बनता क्यों है? तो फर्स्ट पॉइंट इज, इसके फिजिकल कारण हो सकते हैं, शारीरिक कारण हो सकते हैं। इसको हम 3 कारणों में मेनली देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये इमोशनल कारण हो सकते हैं, ठीक है। आपका साइकोलॉजी, देखो आयुर्वेद में शरीर और मन दोनों साथ साथ चलता है। फिजिक, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन आती है उसमें ही शारीर और मनस दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो शरीर का जो प्रभाव है वो मनस पे पड़ता है और मनस का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। जैसे कि अगर कोई आदमी बीमार है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। उसी तरह से जो आदमी मानसिक तौर से हमेशा परेशान रहता है, उस आदमी को बीमारियां हमेशा नॉर्मल आदमी से ज्यादा लगती हैं। तो अगर आप मानसिक तौर से ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और उसके बाद आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या बड़ी बड़ी बीमारियां भी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जो आपका इमोशनल फैक्टर है, दैट इज वेरी बिग। नॉर्मली अगर आप हिस्ट्री लोगे इन पेशेंट्स की तो आई टेल यू कि आपको हिस्ट्री मिलेगी कि ये लोग जब ये पर्टिकुलर बीमारी जो थी वो ट्रिगर हुई तो काफी इमोशनल स्ट्रेस में चल रही थी। इसके अलावा जो थर्ड फैक्टर आता है, दैट इज टाइम। देखो एक बात तो समझ लो, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जब हम आरए फैक्टर देखते हैं, एक पर्टिकुलर तरह की जीन्स की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो आप ये एक बात समझो, कोई भी चाहे जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जैसे लोग बोलते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स में डिसऑर्डर है, कोई जीन ही खराब है इस आदमी का। किसी आदमी के जीन में अगर चाहे वो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो या कुछ भी हो, जीन एक्सप्रेशन जब आप पढ़ते हो मेडिकली, तो आप एक बात समझ लो, जीन्स तब जब तक उसको एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, जीन्स कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मतलब आपके अंदर वो पॉजिटिव फैक्टर रहेगा हमेशा। आप उस बीमारी आपको कभी भी वो वाली हो सकती है जिसकी जीन्स आपके अंदर हैं, लेकिन वो कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगी या कब आप उसको बीमार पड़ोगे, उसके लिए एक एनवायरमेंट चाहिए होता है। वो फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है और टाइम से रिलेटेड भी हो सकता है, देश से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ देशों में ये एक्सप्रेशन ज्यादा होता है और कुछ देशों में एक्सप्रेशन कम होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को पकड़ लीजिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा होता है, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा होता है। इंडिया में ये फिर भी कम होता है, वहां का टेम्परेचर भी कम है, कफा देश है वो। प्लस अब एक चीज और देखोगे कि वहां पे वो उन लोगों का जो खाना पीना है वो उतना सात्विक नहीं है, तो वहां पे ये बीमारी ज्यादा होती है। इंडिया में कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन यस, बहुत ही दुसाध्य बीमारी है, मतलब मुश्किल से ठीक करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट पेशेंट को और डॉक्टर को लगाने पड़ते हैं। एनी हाउ, लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया। बैक टू कि इसके फिजिकल कारण कौन कौन से होते हैं। तो जब हम देखेंगे तो इसमें हम विरुद्ध आहार, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फूड आर्टिकल्स हैं जो विरुद्ध आहार में आते हैं। विरुद्ध आहार में 2 चीजें हैं, विरुद्ध और आहार। विरुद्ध का मतलब होता है अगेंस्ट द नेचर एंड आहार का मतलब होता है फूड। जैसे कि अभी हम लोग बहुत सारी चीजें मिला मिला के खाते हैं। कुछ चीजों की तासीर ऐसी होती है कि जब उन्हें आपस में मिलाया जाता है तो वो एक तरह से विष का काम करती हैं। मतलब इंडिविजुअली लें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही चीजें, 2 चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो ये विरुद्धाहार बनाती हैं। और जब ये बॉडी में जाती है तो बॉडी इनको डिकोड नहीं कर पाती है, इंडिविजुअली कर लेती है, लेकिन 2 चीजें जब साथ चली जाती हैं तो बॉडी डिकोड नहीं कर पाती है और उससे हमें
बीमारियां लगती है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का। इसके ऊपर मैं पूरा दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा कि विरुद्ध आहार में कौन कौन सी चीजें आती है, ताकि आप उसको डेली लाइफ में अवॉइड कर सकें। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आजकल जो हम कर्ड के बीच में खीरा डालते हैं वो विरुद्ध आहार है, वो नहीं करना है। कर्ड के अंदर खीरा ग्रेट करके जो हम डालते हैं वो नहीं डालना है, वो विरुद्ध आहार है। ऐसे एक एग्जांपल, इसको आप लोग ऐसे भी समझते हो कि जैसे कि कुछ लोग क्या बोलते थे कि ये एक गलत अवधारणा है कि मछली के साथ दूध नहीं लेना है। तो देखिए, मछली और दूध ये विरुद्ध आहार है। अब क्या होता है, जैसे हम छोटे थे तो ऐसा सुनते थे, तो बाद में ऐसा लगा जब थोड़े साइंटिफिक हो गए कि ये कुछ नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। देखिए, इमीडिएटली ये चीजें असर नहीं करती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर उस पर्टिकुलर बीमारी की संभावना है तो फिर ये वो एनवायरनमेंट दे देती है आपकी बॉडी को, आपकी जीन्स को अपने आप में एक्सप्रेस होने के लिए। हो सकता है 10 लोग खाए, 8 लोगों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनके अंदर वो पर्टिकुलर बीमारी होने की संभावना कम है, लेकिन जिनके अंदर है और वो इस तरह से विरुद्ध आहार का भी सेवन करते हैं तो उनको इस तरह की बीमारियां ज्यादा लगती हैं। नेक्स्ट आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आप बिल्कुल आलसी होके पड़े रहते हो। होता क्या है, देखो, आपने खाना खाया, आप आलसी होके पड़े रहे तो वो सर्कुलेशन में ही नहीं आ पाता, पेट में डाइजेशन में ज्यादा टाइम लेगा, तो पड़ा रहेगा तो सड़ने लगेगा। फिर आपका अगर वो लिवर में चला गया तो आगे भी सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं है। तो वो चीज जो है वो, अगर देखो एक और चीज समझो, अगर तो वो स्पीड से कहीं भी ट्रेवल कर रहा है आपका फूड, तो उसके कहीं भी रुकने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर वो स्लोली 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 जा रहा है तो उसको अगर थोड़ा सा भी कहीं पे हिंड्रेंस मिला, कोई रुकावट आई, तो वो चीज वहीं के वहीं रुक जाती है। तो इसलिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत खराब है। तो अगर आपने कुछ खराब खा भी लिया सपोज, लेकिन आपका एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, तो आप बड़ी आसानी से उसको एक्सक्रीट आउट कर दोगे, बॉडी उसको निकाल देगी क्योंकि काफी स्पीड से जा रहा है। लेकिन अगर आप बहुत लेजी हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके लॉज हो जाएगा, रुक जाएगा और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अभी इसी में एक और चीज आती है, हेवी फूड। हेवी फूड स्टफ का मतलब ये है, आप एक्सरसाइज पहले ही कम कर रहे हो, ऊपर से आपने ऐसा खाना खा लिया जो आपकी डाइजेशन में बहुत भारी है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो आमा बनाएगा। अब अगेन, आमा मतलब टॉक्सिन्स बनाएगा, और वो टॉक्सिन्स जो है आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं लॉज होंगे और आपको बीमारी पैदा करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज आफ्टर द फूड। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। नहाने के बाद कुछ एक चीजें जो हैं वो खाने के बाद कुछ एक चीजें जो हैं वो हम मना करते हैं आयुर्वेद में करने में। उसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूं आज। ये बहुत लोगों ने कहा होगा खाने के बाद कितना चलो, कितना एक्सरसाइज करो। एक बात समझो, हमारी बॉडी का सर्कुलेशन आप समझेंगे तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन, सेंट्रल सर्कुलेशन। मतलब आपके पूरे शरीर में एक तो ब्लड भाग रहा है, दूसरा आपकी मिसेंट्री में है। मिसेंट्री कौन सा पार्ट होता है? जो आपके इंटेस्टाइन्स के आसपास होता है, आपके एब्डोमेन में। अब क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो आपका मैक्सिमम सर्कुलेशन कहां होता है? आपके स्टमक में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको वहां से न्यूट्रिशन ले जाना होता है पूरी बॉडी में। वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी मिसेंट्री में ज्यादा होता है। यही कारण होता है कि आपको खाना खाने के बाद नींद ज्यादा आती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन भी लो हो जाता है। लो होने के कारण क्या होता है, आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दिमाग में और आपको नींद आने लगती है। ठीक है, तो आप जब कोई ऐसा चीज करोगे कि ये आपने खाना खाया, अभी कायदे से आपके ब्लड को आपके एब्डोमेन में होना चाहिए, मिसेंट्री में होना चाहिए, लेकिन आप बहुत तेज भागते हो या कुछ भी करते हो, तो आपका बॉडी जो है वो ब्लड जो है वो रश करता है पूरी बॉडी में। जब पूरी बॉडी में होगा तो आपकी मिसेंट्री में ब्लड नहीं होगा, तो वो जो खाना आप खा रहे हो उसमें से वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा। तो क्या होगा, बॉडी में इंडाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन, अगर आप स्नान करते हो तो भी यही लॉजिक होता है, लेकिन
अगर आप स्नान वगैरह करते हो तो अगेन आपका पूरा सर्कुलेशन जो है वो पेरिफेरी में चला जाता है और आपका खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो बीमारी होगी।